आप सुन रहे हैं कहानी रत्नगर्भा। अब तक आपने सुना राजकुमार रुद्र एक राज्य का राजकुमार तो है, मगर उसे वो सम्मान नहीं मिलता जिसका वो हकदार है। एक दूसरी दुनिया है, अद्वितीय लोक, जहां से राजकुमार रुद्र का एक संबंध है। पर क्या राजकुमार रुद्र खुद को पूरी तरह से पहचान पाएगा? जानने के लिए चलिए चलते हैं कहानी की ओर। क्या जो कार्य मैंने तुम्हें सौंपा था वो पूरा हो गया है? आर्यमन ने अपने महल में प्रकट होते हुए चैत्य से पूछा। अचानक आर्यमन की आवाज सुनकर शाकाल और चैत्य हैरान हो गए। चैत्य ने आर्यमन को एक नजर गौर से देखा और कहा, आर्यमन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुमने हमारे शत्रु को इस प्रकार इतनी निर्दयता से बंदी बनाकर रखा है। मैं ऐसा बहुत कुछ कर चुका हूं चैत्य, जिसकी उम्मीद तुम कर भी नहीं सकते। तभी शाकाल ने आगे आते हुए कहा, तुम अकेले क्यों हो? वो रक्षक कहाँ है? तुम तो उसे लाने गए थे ना? नहीं, मैं सिर्फ उसके सत्य से उसे अवगत कराने गया था। वो अभी भी वहीं है जहां वो पहले था। लेकिन क्यों? तुम्हें उसे यहां लेकर आना चाहिए था। हम लोग कितने बरसों से उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर शाकाल अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही उनके पीछे से भारी और संदेहजनक आवाज आई। तुम बरसों से किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो शाकाल? उस जानी पहचानी आवाज को सुनकर शाकाल ने उस आवाज की तरफ देखा। तुमने यहां आने का दुस्साहस भी कैसे किया व्योम? हाँ, यह व्योम था जो यहां अनाहिता के आदेश में आर्यमन पर नजर रखने आया था। व्योम का नाम सुनकर आर्यमन की मुट्ठियां क्रोध में कस गई। प्रश्न के बदले प्रश्न नहीं करते शाकाल, उत्तर देते हैं। तुम इतने वर्षों से किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? तुमने बताया नहीं। मैं अब तुम्हें उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हूं व्योम। जी तो चाह रहा है कि अभी इस क्षण तुम्हारे प्राण ले लूं, मगर तुमने हमारे साथ जो छल किया है, इसके लिए तुम्हारे प्राण लेना बहुत छोटा दंड है। तुम मायावी जादूगरों की जाति के सबसे बड़े कलंक हो। निकल जाओ यहां से, अन्यथा क्या? सीमा मत लागो। भूलो मत, अब मैं खूनी जादू का साधक हूं। चाहूं तो एक पल में तुम्हें मिट्टी में मिला दूं। खैर, मैं यहां पर तुम पर अपना समय व्यर्थ करने नहीं आया। यह कहकर व्योम आर्यमन की तरफ पलटा और उसे घूरते हुए बोला, जब अनाहिता ने मुझसे कहा कि तुम हमें हानि पहुंचाने के लिए कोई चाल चल रहे हो, तब मुझे यकीन नहीं हुआ। लेकिन यहां आने के बाद और तुम्हें देखने के बाद मैं तुमसे पूछना चाहता हूं आर्यमन कि अब कौन सा षड्यंत्र रचा है तुमने? किस अधिकार से मुझसे उत्तर पूछ रहे हो व्योम? क्योंकि मित्र तो तुम अब मेरे रहे नहीं, और एक खूनी जादू के साधक को किसी प्रकार का उत्तर देने का मेरा मन नहीं। वैसे मैं तो कोई षड्यंत्र नहीं रच रहा, किंतु बरसों पहले तुमने जो किया था वो एक षड्यंत्र से कहीं ज्यादा बड़ा और अपराधजनक था। उसके उपरांत अगर मैं कोई षड्यंत्र रचना भी चाहूं तो तुम्हें मुझसे प्रश्न करने का कोई अधिकार नहीं है। चले जाओ यहां से, क्योंकि मैं तुम्हारे इस प्रकार के दुस्साहस से अभी इसी क्षण तुम्हारे प्राण ले सकता हूं, और तुम भली भांति जानते हो कि मैं ऐसा करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम हूं। आर्यमन, मैं यहां तुम्हें चेतावनी देने नहीं आया था। मैं बस तुम्हें सलाह देने आया था, हमारी पुरानी मित्रता के कारण। अनाहिता को तुम पर संदेह है। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी प्रकार उसकी दृष्टि में आओ और पुनः उसे अपना शत्रु बना लो। तुम जानते हो खूनी जादू के साधकों के लिए कितना महत्वपूर्ण दिन आने वाला है। हमारे सम्राट श्राप से मुक्त होकर लौटने वाले हैं। इस अवसर पर अगर तुम कुछ करने का प्रयत्न करते हो तो मैं भी तुम्हें अनाहिता के क्रोध से नहीं बचा पाऊंगा, याद रखना। व्योम की बातें सुनकर आर्यमन मुस्कुराया। तुम्हारी सलाह पूरी हो गई हो तो तुम जा सकते हो। व्योम ने कुछ पल आर्यमन को गौर से देखा। उसे आर्यमन के चेहरे की मुस्कुराहट से धूर्तता की गंध आ रही थी। उसने ज्यादा इस बारे में नहीं सोचा। वो पलटा और सबकी नजरों से बचकर उसने अपनी मुट्ठी खोली, जिसमें से काले धुएं की एक छोटी लहर निकली और अदृश्य हो गई। तो ठीक है आर्यमन, मैं जा रहा हूं।
उम्मीद है तुम मेरी बोली गई हर बात पर अमल करोगे। ये कहकर व्योम वहां से अदृश्य हो गया। मुझे लगता है उसे आभास हो चुका है कि हमने अभी चैत्य अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही आर्यमन ने उसे देखकर चुप रहने का इशारा किया और अपनी आंखें बंद कर एक गुप्त मंत्र का उच्चारण करने लगा। शाकाल और चैत्य अचानक आर्यमन के इस बदले हुए रूप को देखकर कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि तभी आर्यमन ने अपनी आंखें खोली और अपने हाथ को आगे कर फूंक मारी और तभी शाकाल और चैत्य को उस कक्ष में उपस्थित काली परछाई दिखी, जिसे देख वो समझ गए कि व्योम का यहां आने का असली उद्देश्य क्या था। धूर्त व्योम, शाकाल ने दांत किटकिटाते हुए कहा। वहीं दूसरी तरफ रुद्र अपने मित्र अजय के साथ महल के बाहर पहुंचा। उसका अंदर जाने का कोई विचार नहीं था। वो बस उन सैनिकों से वैशाली के बारे में पूछना चाहता था। मगर रुद्र और उसके मित्र को वहां आता देख एक सैनिक बोल पड़ा, अरे जरा देखो तो, एक भिखारी आज दूसरे भिखारी को साथ लेकर आया है। क्या हुआ? कल की दक्षिणा और राजभोज से मन नहीं भरा तुम्हारा, जो आज अपना साथी लेकर आ गए? दूसरे सैनिक ने उस सैनिक की तरफ हैरानी से देखा। क्या उसका दिमाग खराब था जो सत्य जानने के बाद आज फिर राजकुमार रुद्र का अपमान करने का प्रयास कर रहा था? कल तो वो दोनों ही रुद्र की पहचान से अनजान थे, किंतु कल के बाद उन्हें अच्छे से पता था कि रुद्र कौन है। फिर पहला द्वारपाल ऐसी गलती आखिर कैसे कर सकता था? पहला द्वारपाल चाहे जो करे, किंतु दूसरा द्वारपाल इतना बेवकूफ नहीं था। उसने रुद्र को देख तुरंत अपना सर उसके सामने झुकाया। स्वागत है राजकुमार। उस दूसरे द्वारपाल को रुद्र के आगे झुकता देख पहला द्वारपाल कुछ अचकचा गया। उसने रुद्र का स्वागत तो नहीं किया, किंतु उसके आगे कोई घृणात्मक बात कहने का भी प्रयास नहीं किया। वहीं रुद्र के मित्र अजय ने हैरानी से उसकी ओर देखा, किंतु उसे अभी कोई सवाल पूछना ठीक नहीं लगा। वहीं रुद्र ने व्याकुल होकर दूसरे द्वारपाल से पूछा, क्या तुमने यहाँ किसी छोटी लड़की को देखा? क्या वो यहाँ आई थी? द्वारपाल रुद्र का प्रश्न सुनकर उत्तर देते हुए बोला, नहीं राजकुमार, यहाँ तो कोई लड़की नहीं आई। आपको शायद कोई गलत सूचना प्राप्त हुई है। हम कल रात से खड़े होकर यहाँ पहरा दे रहे हैं। हमने यहाँ किसी को आते नहीं देखा, बस राज्य की एक कर बैलगाड़ी आई थी। ठीक है, किंतु अगर यहाँ कोई लड़की आए तो उसे महल के अंदर मत जाने देना, उसे मेरे पास लेकर आना। तभी अजय ने कहा, मुझे लगता है वैशाली यहीं कहीं आसपास है। अगर उसका लक्ष्य महल आना था तो वो यहीं कहीं छुपी होगी। हमें उसे ढूंढना चाहिए। सही कहा तुमने। तुम उस तरफ जाओ, मैं इस तरफ ढूंढता हूँ। ये कहकर उन दोनों ने अपने कदम बढ़ाए ही थे कि तभी महल के भीतर से एक सैनिक की आवाज आई, घुसपैठी! महल में किसी ने घुसपैठ करने का प्रयत्न किया है। शीघ्र चलो, उस घुसपैठ कन्या ने तीसरे राजकुमार की गर्दन पर तलवार रखी है। शीघ्र चलो, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। उस सैनिक की आवाज सुनकर रुद्र और अजय के बढ़ते कदम अचानक ठिठक गए। उन्होंने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा। घुसपैठ कन्या? वैशाली, अजय शीघ्र चलो। रुद्र और अजय महल के द्वार की रखवाली कर रहे सैनिकों को धक्का देते हुए अंदर दाखिल हुए और सामने का दृश्य देखकर उन दोनों की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। आखिर ऐसा क्या देखा था रुद्र और अजय ने? क्या वो घुसपैठिया सचमुच वैशाली ही थी या अंजेरी के महल में आया है कोई और संकट? तो ये था इस कहानी का 11वां एपिसोड। इस कहानी को लिख रही हैं विशाखा उप्रेती। साउंड और प्रोडक्शन है कमल जीना का। आवाज है पंकज जीना की।